स्वागत है आप सभी का दर्पण सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे डे 48 डेली मेंस क्वेश्चंस के आंसर। तो डे 48 में 9 क्वेश्चन दिए जाते हैं हर रोज़, जिसमें डे 48 में भी 9 क्वेश्चन दिए गए थे। 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन दिए गए थे और 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन दिए गए थे और 11 मार्क्स का 1 क्वेश्चन दिया गया था। यह क्वेश्चन हर रोज़ हमारे टेलीग्राम चैनल पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर और व्हाट्सएप चैनल पर प्रदान किए जाते हैं। अगर आपको इनकी पीडीएफ लेनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो करें। वहाँ से आपको इन क्वेश्चन की भी पीडीएफ मिल जाएगी और इनके आंसर्स की भी पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही में इसी के साथ ही 2 प्रोग्राम और चलाए जा रहे हैं, जिसमें प्री का है। एमपीपीएससी प्री की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें सुबह एमपीपीएससी प्री के 25 क्वेश्चन सेंड किए जाते हैं पीडीएफ रूप में सेंड किए जाते हैं, है ना। तो ये आपको टेलीग्राम चैनल, वही इंस्टा और एफबी, इन सब में प्रदान किए जाते हैं। और एक और प्रोग्राम है जो हमारा यूट्यूब पर चलाया जा रहा है, इकोनॉमिक्स की प्रॉपर क्लास, न्यू सिलेबस पर आधारित जो क्लास है वो चलाई जा रही है। तो आप इसके अलावा बाकी जो प्रोग्राम है उन्हें भी देखना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और उनकी भी लिस्ट लगी होगी, तो आप उन्हें ज़रूर देखें। इकोनॉमिक्स का लेक्चर वाइज होगा और प्री क्वेश्चंस के डे बाय डे के उसमें डिस्कशन दिया हुआ है। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं अपने डेली 48 डे 48 के मेंस क्वेश्चन पर। तो पहला जो हमारा 3 मार्क्स का पहला क्वेश्चन दिया गया था सीएसओ, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है ब्लू कॉलर जॉब और तीसरा दिया गया है विकसित देशों की क्या समस्याएं हैं, हमें समस्याएं बतानी थी। और चौथा है लिंग असमानता सूचकांक, पांचवा है इंदिरा गांधी आवास योजना। और हमारा 5 मार्क्स का पहला क्वेश्चन जो दिया गया था, 5 मार्क्स का पहला क्वेश्चन दिया गया था सार्वभौमिक बुनियादी आय किसे कहते हैं, है ना। बेसिक इनकम, यूनिवर्सल बेसिक इनकम किसे कहते हैं, है ना। इंग्लिश में इसका है। और इसे समझाते हुए इसकी विशेषताएं लिखिए, है ना। इसे समझाते हुए हमें क्या लिखनी थी, इसकी विशेषताएं लिखनी थी। दूसरा, चक्री अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, समझाइए। मानव सूचकांक पर टिप्पणी लिखे, है ना। तो ये हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। 11 मार्क्स का क्वेश्चन दिया गया था कि नीति आयोग को समझाते हुए इसकी संघवाद को मजबूत करने में भूमिका एवं वर्तमान प्रासंगिकता को स्पष्ट करें। क्योंकि नीति आयोग जो है वो योजना आयोग के स्थान पर लाया गया है अभी, इस वजह से इसको संघवाद को मजबूत करने में भूमिका और वर्तमान इसकी प्रासंगिकता, ये क्वेश्चन पर पूछा गया है। तो अब हम चलते हैं इनके मॉडल आंसर पर, जिन्हें हमें डिस्कस करना है। तो चलिए आप चलते हैं मॉडल आंसर पर। तो पहला हमारा जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन दिया गया था, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, एमपीपीएससी के सिलेबस, जो न्यू सिलेबस आया है उसके अनुसार 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन आने हैं उसे हमें 10 शब्दों में लिखना है। और उसके लिए स्पेस लगभग इतनी दी जाएगी, अभी कॉपी नहीं आई है। जब कॉपी आ जाएगी तो इससे भी ज़्यादा हम क्लियर हो जाएंगे, लेकिन अभी हम मान के चलते हैं कि 10 शब्द के लिए 2 लाइनें पर्याप्त है ना। तो हमें इसी प्रकार लिखना होगा। CSO केंद्रीय सांख्यिकीय संस्थान, है ना। इसे क्या कहते हैं, केंद्रीय सांख्यिकीय संस्थान। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1951 में। इसका उद्देश्य क्या है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करना। तो हमने इसका 3 फैक्ट लिख दिए। इसका सीएसओ बस आया था ना, सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन, तो हमने इसका पूरा नाम लिख दिया। और दूसरा लिख दिया इसकी स्थापना हुई थी 1951 में और इसका उद्देश्य है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करना। तो ये हमारा 3 मार्क्स के हिसाब से ये क्वेश्चन पूरा हो गया। इसी प्रकार से हमें लिखना है। और दूसरा क्वेश्चन दिया गया था ब्लू कॉलर जॉब, है ना। तो ब्लू कॉलर जॉब किसे कहते हैं, तो किसी अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में, है ना, जो हमारा उद्योग वाला क्षेत्र होता है उसमें लगे हुए अकुशल श्रमिकों के रोजगार को, जो अकुशल श्रमिक जिस रोजगार को करते हैं, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस जॉब को हम कहते हैं ब्लू कॉलर जॉब कहते हैं। जैसे कि औद्योगिक मजदूर, जैसा कि इसमें हमें उदाहरण भी लिख देना है, औद्योगिक मजदूर जैसा होना, वो उनमें कुशलता नहीं होती है, अकुशल होते हैं, तो उनके जो रोजगार है उसे हम क्या कहेंगे, ब्लू कॉलर जॉब कहेंगे, है ना। और जो हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया गया था, विकसित देशों की क्या समस्याएं हैं, है ना। विकासशील देशों की तो वैसे ही बहुत समस्याएं होती हैं, लेकिन विकसित देशों की भी कुछ समस्याएं होती हैं, है ना। तो पहली समस्या तो है प्रवासी लोग, है ना। वो विकसित है इसलिए वहाँ प्रवासी दूसरे देश के लोग जाकर बसेंगे, तो प्रवासी लोग पहली समस्या है। दूसरी समस्या संसाधनों का पूर्ण दोहन कर लिया जाना, है ना। मतलब वहाँ के जो विकसित देश है उसने अपने संसाधनों का पूर्ण दोहन कर लिया है, अब उसने नए संसाधन चाहिए, है ना। और तीसरा क्या है, नए बाजार की तलाश, उसने अपने बाजार का पूरा उपयोग कर लिया है ना, उसके बाजार भर चुके हैं, तो अब उसने नए बाजारों की तलाश है, मतलब वो दूसरे देशों में जा करके अपने
अपना बाजार तलाश करते हैं, है ना। और सापेक्ष गरीबी, है ना, मतलब कोई अगर व्यक्ति है तो दो व्यक्तियों के बीच जो गरीबी का अंतर होता है ना, तो हमारे यहाँ गरीबी अलग प्रकार से डिफाइन की जाती है ना, कि भूख से हमारे यहाँ डिफाइन करी जा रही है ना, कि और मजदूरी से डिफाइन करी जा रही है कि जिसको इतनी मजदूरी मिल रही है, जिसको इतना पैसा मिल रहा है, वो गरीब है या नहीं है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन से, है ना, ऐसा डिसाइड की जाती है। लेकिन वहाँ सापेक्ष गरीबी है ना, कि उसकी अपेक्षा हम कितने गरीब हैं, है ना, मतलब उसकी अपेक्षा हमारे पास कितना थोड़ा कम धन है ना, मतलब है सबके पास, वो सब बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर ही हैं, लेकिन वो एक दूसरे की तुलना में कितने कम या ज़्यादा हैं उसके हिसाब से वो गरीबी होती है ना। तो विकसित देशों की ये समस्या आई हुई। अब हमारा चौथा क्वेश्चन जो दिया गया था, लैंगिक असमानता सूचकांक, तो 2010 से यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है ना, 2010 से इसको जारी किया जाता है। कौन जारी करता है? यूएनडीपी। क्या प्रदर्शित करता है? ये लैंगिक असमानता को प्रदर्शित करता है। लैंगिक असमानता की पुरुष और महिला के मध्य महिलाओं के मध्य कितनी असमानता मौजूद है ना। और 2020 में जो इस सूचकांक की रिपोर्ट आई है उसमें भारत का 112वां स्थान है, 112वां स्थान। ये कई स्तरों पर और भी नीचे गिर गया है और ये 112वां स्थान इसका आया है 2020 में, है ना। तो ये हमारा हुआ चौथा क्वेश्चन। अब पांचवा क्वेश्चन दिया गया था इंदिरा आवास योजना। पांचवा जो क्वेश्चन दिया गया था इंदिरा आवास योजना, तो पहले हम लिखेंगे इसका प्रारंभ कब किया गया, तो 1985 में इसका प्रारंभ किया गया है ना। इसका उद्देश्य था वंचित वर्गों को आवास सुविधा उपलब्ध कराना। जो भी वंचित वर्ग हैं, है ना, जो अपना घर नहीं बना सकते हैं, उनको आवास की सुविधा उपलब्ध कराना, है ना। तो ये हमारा हुआ इंदिरा आवास योजना। इस प्रकार हमारे होते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन। अब हम चलते हैं जो हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन दिए गए थे, है ना। तो हमारा 5 मार्क्स का पहला क्वेश्चन है जो हमें दिया गया था, सार्वभौमिक बुनियादी आय किसे कहते हैं, इसे समझाते हुए इसकी विशेषताएं लिखिए। सार्वभौमिक बुनियादी आय किसे कहते हैं, इसको समझाते हुए इसकी विशेषताएं लिखिए। तो पहले हमें सार्वभौमिक बुनियादी आय किसे कहते हैं ये समझाना है। किसी देश द्वारा बिना शर्त के, कोई भी शर्त नहीं रखी जा रही है, सभी लोगों को दिया जाने वाला नगद हस्तांतरण होता है ना। जैसा कि कोरोना काल में जो महिलाएं हैं, है ना, उनके जनधन खाते में 500 रुपये जो गवर्नमेंट है वो क्या करती थी, हस्तांतरित कर रही थी, है ना, बिना किसी शर्त के, है ना, बिना किसी शर्त के 500 रुपये उसके खाते में भेज रही थी। ये 3 स्लॉटों में भेजा गया था, 3 बार भेजा गया था ना, 500 रुपये करके। तो ये क्या होती है, सार्वभौमिक बुनियादी आय कहलाती है, कि हम एक बुनियादी आय देंगे उन्हें, है ना, बिना किसी शर्त के देंगे। तो ये हो गई सार्वभौमिक बुनियादी आय। इसकी विशेषता क्या है कि इसकी प्रकृति सार्वभौमिक होती है, कि सभी के लिए होती है ना। और दूसरा, बिना शर्त के नगद हस्तांतरण, इसमें कोई शर्त नहीं होती कि आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, है ना, और इसका नगद हस्तांतरण किया जाता है ना। और दूसरा, यह न्यूनतम आय की गारंटी होती है, कि इतनी आय आपकी होगी, मतलब एक न्यूनतम, है ना, न्यूनतम की इतनी आय आपको मिलेगी, तो न्यूनतम आय की ये गारंटी होती है। तो 3 विशेषताएं भी हमने लिख दी है ना। अब ये अल्प विकसित एवं विकासशील देशों में बुनियादी आय साबित हो सकती है, मतलब जो अल्प विकसित देश हैं और विकासशील देश हैं, जो विकास के स्तर पर, विकास के राह पर हैं, तो उनके लिए एक बुनियादी आय हो सकती है, कि जो अति वंचित जो तबका है उसके लिए एक बुनियादी आय हो सकती है। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया था चक्रीय अर्थव्यवस्था, है ना। तो चक्रीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं ये वाला साइकिल, है ना, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, है ना, रीमैन्युफैक्चरिंग और रिपेयर, है ना। तो ये जो सर्कल होता है इसी को एक्सप्लेन करना है बस हमें दूसरी भाषा में, कि यह एक पुनर्सर्जक व्यवस्था है। पुनर्सर्जक मतलब अगर हमने किसी भी चीज़ को बनाया है तो हम उसे पुनः बना सकते हैं ना, मतलब हम उसे फेंके नहीं, उसका रीयूज करेंगे, है ना। पुनर्सर्जक व्यवस्था है जिसमें निर्विष्ट संसाधन बर्बादी, उत्सर्जन, ऊर्जा लीकेज आदि को विभिन्न उपाय अपनाकर न्यूनतम कर दिया जाता है। मतलब उसके जो भी हमारे संसाधन लगाए गए हैं उसकी बर्बादी, है ना, उसको जो भी बर्बाद उसका हो रहा है या फिर ख़राब हो रहा है ना, उसको फेंक देते हैं, लेकिन हमको उसको न्यूनतम करके और उसको अपने उपयोग में लाना है, मतलब फिर से उसको उपयोग लायक बनाना है। तो ये हमारी हो गई चक्रीय अर्थव्यवस्था, है ना। इसमें 5R मतलब 5R यही वाला साइकिल है ना, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रीमैन्युफैक्चरिंग और रिपेयर।
तो यही साइकिल 5R का साइकिल होता है ना। यह एक बार इस्तेमाल करो और फेंको के रेखीय दृष्टिकोण के विपरीत 5R के सिद्धांत को अपनाती है। देखो कि क्या होता है कि हम एक बार कोई चीज़ यूज़ करते हैं और उसके बाद उसको फेंक देते हैं, लेकिन ये अर्थव्यवस्था जो होती है इसके विपरीत होती है। ये उसको फेंकती नहीं बल्कि उसको रीयूज़ करती हैं, है ना। 5R के माध्यम से ये उसको फिर से उपयोग के लायक बनाया जाता है। तो इसे हम कहते हैं चक्रीय अर्थव्यवस्था। आने वाले समय में चक्रीय अर्थव्यवस्था एक बहुत ही अर्थव्यवस्था के लिए एक आधार साबित हो सकती है ना। संसाधनों का जब अभाव होता है तो हम एक चक्रीय अर्थव्यवस्था अपना सकते हैं, है ना। तो ये हुई हमारी चक्रीय अर्थव्यवस्था, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया गया था, मानव विकास सूचकांक पर टिप्पणी लिखे, है ना। तो जब हमें टिप्पणी लिखने के लिए आती है तो हमें स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है कि आप लिखो, है ना। आप जो भी लिख रहे हो तो वो आप कुछ भी लिख सकते हो उसके बारे में ना। तो लगभग ये होना चाहिए कि जब हम टिप्पणी लिख रहे हो तो उसके बारे में पूरा इंट्रोड्यूस करा दें कि हम ये क्या होता है ना, इसके बारे में पूरा समझा दें। तो यूएनओ द्वारा प्रकाशित ये सूचकांक है ना, यूएनओ द्वारा प्रकाशित सूचकांक है। इसका प्रारंभ कब से हुआ? इसका प्रारंभ हुआ 1990 से। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ इधर बता देना चाहती हूँ कि ये यूएनओ जो लिखा है ये यूएनडीपी है। यूएनडीपी द्वारा जारी की जाती है ये रिपोर्ट, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया था, तो इसे आप सुधार लेंगे, है ना, कि ये यूएनडीपी द्वारा जारी की जाती है। तो इसका प्रारंभ कब से होता है? इसका प्रारंभ होता है 1990 से। इसकी अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? तो महबूब उल हक जो एक पाकिस्तानी थे, और अमर्त्य सेन जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है 1998 में, है ना। ये भारतीय मूल के व्यक्ति थे, अमर्त्य सेन, है ना। तो ये महबूब उल हक एवं अमर्त्य सेन ने इस अवधारणा का प्रतिपादन किया था, है ना। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो मानव विकास का स्तर जानना। मानव विकास सूचकांक इसके नाम पर ही छुपा हुआ है कि मानव के विकास के स्तर को जानना चाहता है ना, मानव के विकास के स्तर को जानने के लिए बनाया गया है। तो मानव के विकास का स्तर जानना इसका उद्देश्य होता है। और इसके आयाम 3 आयाम होते हैं। तो पहला शिक्षा होता है, दूसरा स्वास्थ्य होता है, और तीसरा होता है जीवन स्तर, है ना। और साथ में ही हम लिख देना है 2020 में भारत का स्थान 131वां रहा है। मानव विकास सूचकांक में 2020 में भारत का स्थान क्या रहा है? 131वां रहा है। तो ये हमारा होता है मानव विकास सूचकांक पर टिप्पणी। तो इसी प्रकार होते हैं हमारे 5 मार्क्स के तीनों क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 11 मार्क्स का जो क्वेश्चन दिया गया था। तो ये हमारा है 11 मार्क्स का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया था, नीति आयोग को समझाते हुए इसकी संघवाद को मजबूत करने में भूमिका एवं वर्तमान प्रासंगिकता को स्पष्ट करें। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है कि एक क्वेश्चन में ही कई चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एमपीपीएससी में जब क्वेश्चन आते हैं तो लगभग 11 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें 2-3 पार्ट पूछे जाते हैं हमसे, है ना। तो जैसे इसी क्वेश्चन में पूछा गया है नीति आयोग को समझाते हुए, तो पहला इस क्वेश्चन का पार्ट है नीति आयोग को समझाना है ना। दूसरा है इसकी संघवाद को मजबूत करने में भूमिका, और तीसरा है वर्तमान प्रासंगिकता को स्पष्ट करें। तो हमसे पूछी गई है 3 चीज़ें। जब हमें इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम उसे किस तरह से लिखते हैं? तो पहले जो हमें जो सभी क्वेश्चन में लिखना है वो हमने इंट्रो लिखा, और फिर जो बॉडी होती है, जो क्वेश्चन की मेन डिमांड होती है, जो हमें उसमें पूछा जाता है वो हम लिखते हैं। तो अगर क्वेश्चन 2 पार्ट में आता है कि 2 चीज़ें उसमें पूछी गई तो बॉडी को हम 50-50% में डिवाइड कर देंगे, आधा आधा करके लिखेंगे, है ना। लेकिन अगर जो चीज़ें हैं वो तीन चीज़ें पूछी गई तो हम उसकी बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 बराबर पार्टों में हम डिवाइड करके लिखेंगे, है ना, पहला, दूसरा और तीसरा। तो तीनों की हमें हेडिंग बना करके जैसा भी फॉर्मेट कर सकें, लगभग हेडिंग बना देना चाहिए, ताकि उनको समझ में आ जाए, चेकर को समझ में आ जाए कि अब हम लिखना क्या लिख रहे हैं उस क्वेश्चन के आंसर का, है ना। और लास्ट में हमें क्या लिखना है? कंक्लूजन जरूर ही लिखना है। 11 मार्क्स के क्वेश्चन में तो मस्ट है कि ये फॉर्मेट फॉलो ही किया जाए, क्योंकि एमपीपीएससी का जो मेंस का पेपर होता है, जो उसमें आंसर राइटिंग होती है, तो हमें क्वेश्चन का आंसर लिख देना ही भर इम्पॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि उसका जो फॉर्मेट होता है वो 50% ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आपने क्वेश्चन का आंसर लिख भर दिया है तो उतने अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। एवरेज से भी कम हो सकते हैं, एवरेज तो बहुत ठीक ही है, लेकिन उससे भी काफ़ी कम हो सकते हैं। लेकिन हमने एक सही फॉर्मेट पे लिखा है तो हो सकता है आपको एवरेज या उससे ज़्यादा ही नंबर मिलेंगे, उसके कंपैरिजन में ज़्यादा ही नंबर मिलते हैं, क्योंकि फॉर्मेटिंग का भी 50% योगदान होता है। तो ये हमारा हुआ
अब हम चलते हैं 11 मार्क्स के क्वेश्चन के डिस्कशन करते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है। तो लिखा है नीति आयोग, है ना। तो पहले पूछा था नीति आयोग को समझाते हुए, तो नीति आयोग को पहले समझाया गया है कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के सुधारात्मक रूप में, है ना, योजना आयोग के सुधारात्मक योजना आयोग जो था वो काफ़ी घिसे पिटे ढर्रे नुमा उसकी कार्यपद्धति चल रही थी, तो उसको सुधार करके इस नीति आयोग को लाया गया, है ना, के रूप में इस आयोग की स्थापना हुई। इसका कार्य सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करना है, मतलब उसका सोचना कार्य है ना, किसी प्लानिंग करना काम है कि कैसे नीतियाँ बनाना काम है, कैसे क्या हो सकता है ना, सरकार को नीतिगत निर्देशात्मक नीतियाँ प्रदान करना है। तो हमने इसका क्या लिख दिया कि ये कब आया है, क्यों आया है, और ये सरकार का क्या काम करता है, और ये नीतिगत और निर्देश क्या क्या नीतियाँ बनाता है, तो नीतिगत और निर्देशात्मक नीतियाँ प्रदान करता है सरकार को, है ना। तो हमने ये नीति आयोग के बारे में पूरा इंट्रोड्यूस करा दिया। अब हम इसके थोड़ा सा उद्देश्य लिख देंगे। ये विकास मंच प्रदान करना, है ना, इसका उद्देश्य है कि विकास मंच प्रदान करना। ये अपनी नीतियों के माध्यम से नीतियाँ बनाएगा, है ना, उसको थिंक टैंक है ना, तो उसको काफ़ी सोच विचार कर उसमें किया जाएगा, है ना, नीति निर्माण किया जाएगा। सहयोगपूर्ण संघवाद बढ़ावा देना, है ना, विकास प्रक्रिया में दिशात्मक। पहले ये वाला देखते हैं, सहयोगपूर्ण संघवाद बढ़ावा देना, है ना। सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना मतलब केंद्र होता है ना, और राज्य होता है। तो राज्य की अगर हम कोई भी किसी भी राज्य के लिए नीति निर्माण करने जा रहे हैं, राज्यों के लिए नीति निर्माण करने जा रहे हैं, तो उसमें राज्यों का योगदान होना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि उस राज्य की क्या समस्या, उस स्थान की क्या समस्या है, हमें वो राज्य ही बता पाएंगे, क्योंकि हम केंद्र में बैठ करके तो राज्य पता नहीं कर सकेंगे, है ना। तो हमें राज्यों को भी नीति निर्माण में शामिल करना होगा। इसी अवधारणा को कहते हैं संघवाद, है ना, कि जो मतलब जो राज्यों को शामिल कर रहे हैं नीति निर्माण में, तो वो संघवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, है ना। तो अब तीसरा क्या लिखा हो, विकास प्रक्रिया में दिशात्मक एवं सामरिक सहयोग प्रदान करना। तो इसी प्रकार से हमने लिख दिया, 3 उद्देश्य लिख दिए और नीति आयोग को पूरा समझा दिया, जो हमारे क्वेश्चन का एक पार्ट था। अब हम क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में चलेंगे, जिसमें हमसे पूछा गया था संघवाद को मजबूत करने में भूमिका। संघवाद को मजबूत करने में क्या भूमिका है, तो राज्यों के मध्य प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर, है ना, राज्यों के मध्य प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर विकास को गति देना। तो पहले राज्यों के जितने भी राज्य हैं, 28 राज्य हैं हमारे, उनके बीच में प्रतिस्पर्धा बढ़ा करके, जैसा कि अपने स्वच्छता में जो प्रतिस्पर्धा बढ़ाई है ना, कि स्वच्छता रैंकिंग जारी करते हैं ना, जब रैंकिंग हम जारी करते हैं तो पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर जो राज्य आते हैं ना, तो वो और प्रयास करते हैं कि उनकी रैंकिंग सुधर सके। तो इस आधार पर उनको क्या किया जाता है, उनके मध्य प्रतिस्पर्धा बनाई जाती है और उस आधार पर विकास को गति दी जाती है ना। तो स्वच्छता रैंकिंग, ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग, है ना, कि वहाँ कितना सरल है वहाँ काम करना, है ना, ये रैंकिंग जारी करके। तो इस प्रकार से क्या होता है कि हम राज्य के मध्य प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर विकास को गति देते हैं, है ना। तो पहला तो ये हो गया संघवाद को मजबूत करने में भूमिका, है ना। दूसरा, अब हमारा इसमें लिखा है, इसकी थोड़ा सा हम कंक्लूजन लिख देंगे। उपरोक्त नीतियों के माध्यम से नीति आयोग सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है ना। जो भी हमने उपरोक्त जो देखे हैं, पॉइंट्स देखे हैं, उसके माध्यम से वह सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है ना। अब जो हमारा दिया है वर्तमान प्रासंगिकता, है ना, वर्तमान प्रासंगिकता। तो वर्तमान में सरकार के थिंक टैंक के रूप में, है ना, सरकार को सबसे ज़्यादा चाहिए कि उसकी नीति निर्माण कौन करेगा, उसमें सोच विचार कौन करेगा, तो सरकार के थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग जो है वो उभर कर आया है। कार्य करने से सरकार की प्राथमिकता का आधार कार्य करने से, है ना, थिंक टैंक के रूप में कार्य करने से सरकार की प्राथमिकता के आधार पर सुस्पष्ट नीति तैयार करना। कि समस्याएं तो बहुत सारी है, सरकार के पास काम भी बहुत सारे, लेकिन प्राथमिकता हम किसे दें, तो प्राथमिकता के आधार पर सुस्पष्ट नीति कौन तैयार करता है, वो नीति आयोग तैयार करता है। अधिक जवाबदेह विकास की समीक्षा करना एवं मूल्यांकन कर सुधार करना, है ना, और अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास के लिए औद्योगिक विकास एवं नवाचार प्रोत्साहित करना। अतः फिर हम इसका कंक्लूजन लिख देंगे कि अतः नीति आयोग वर्तमान विकास से संबंधित अनुकूल नीतियों एवं रणनीतियों को प्रदर्शित कर कार्य कर रहा है ना। मतलब वर्तमान में जो समस्या है उनके अनुसार वो नीति निर्माण करता है और उसके अनुसार वह समाधान देता है ना, सरकार के थिंक टैंक के रूप में। तो इस प्रकार हमारा होता है डे 48 डेली मेंस आंसर का डिस्कशन। अब फिर मिलते हैं डे 49 डेली मेंस आंसर
डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।